नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन बाय मोहित सर में। दोस्तों कक्षा 12 रसायन विज्ञान का पेपर हम आपके लिए लेके आ चुके हैं। पूर्णांक 56 रहने वाला है। पेपर में से हुबहू क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। पूरा पेपर जरूर आप देख कर जाएं। इसमें से काफी क्वेश्चन आपको एज इट इज मिल जाएंगे। इसके अलावा हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के 2 वीडियो और आपके लिए डालेंगे, वो भी आप जरूर देख कर जाएं। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में आपको फर्स्ट बुक के क्वेश्चन मिलेंगे और पार्ट सेकंड में आपको सेकंड बुक के क्वेश्चन मिलेंगे। देखो, मैं पेपर आपका यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ। इस पेपर के क्वेश्चन आप जरूर से जरूर कर जाएं। पहला क्वेश्चन दे रखा है आपका, क्रायोस्कोपिक स्थिरांक का मान क्या होता है? तो केजी मोल इनवर्स, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, बेंजीन में एथेनोइक अम्ल के वानठाप गुणांक का मान क्या होता है? तो दोस्तों आप जानते हैं बेंजीन के अंदर एथेनोइक अम्ल जो होता है उसका एसोसिएशन हो जाता है, मतलब संगुणन हो जाता है। तो वानठाप गुणांक का मान आधा यानी कि 0.5 हो जाएगा। गैल्वेनिक सेल के लिए ई भाय मतलब भाय स्रोत से जब विद्युत अप्लाई की जाती है और 1.110 वोल्ट से ज्यादा, गैल्वेनिक सेल का 1.1 वोल्ट होता है विद्युत भागबल। तो जब बाह्य स्रोत से तो धारा की दिशा विपरीत हो जाती है। नॉन गैल्वेनिक सेल में आपकी धारा का प्रवाह होता है कॉपर इलेक्ट्रोड से जिंक इलेक्ट्रोड की ओर, लेकिन जैसे ही आप बाह्य स्रोत से धारा प्रवाहित करोगे 1.10 वोल्ट से, तो आपकी उल्टी हो जाएगी। यानी कि ये धारा का प्रवाह कॉपर से जिंक की ओर ना होकर जिंक से कॉपर की ओर होगा, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संचालन की क्रिया में धातु किसका कार्य करती है? तो दोस्तों धातु अशुद्ध धातु होती है, वो एनोड का कार्य करती है। और जिस स्थान पर ऑक्सीकरण होता है वायुमंडलीय हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, वो कैथोड का कार्य करता है। ए प्लस बी इज इक्वल टू उत्पाद अभिक्रिया का वेग स्थिरांक दे रखा है 2.3 इंटू 10⁻⁻5 लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो ये मात्रक द्वितीय कोटि अभिक्रिया का है, तो स ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और मात्रकों से दोस्तों 100% आपका क्वेश्चन आने वाला है, निश्चित है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्धायुकाल अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता के क्या होती है? तो दोस्तों अर्धायुकाल होता है प्रथम कोटि अभिक्रिया का के टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। तो ये किसी पर भी निर्भर नहीं करता, तो अप्रभावित रहता है प्रथम प्रारंभिक सांद्रता के। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता? 3D श्रेणी में देखो, स्कैंडियम +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है और जिंक केवल +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। तो स्कैंडियम भी सही है, जिंक भी सही है, टाइटेनियम गलत आंसर होगा। तो ए और बी दोनों यानी कि डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया हुआ है, NiCO का होल4 संकुल में केंद्रीय परमाणु का संकरण क्या होगा? तो दोस्तों Ni का होता है विन्यास 3D84H2। अब यहाँ पर आपका CO प्रबल क्षेत्र लिगेंड दे रखा है, तो इनका युग्मन हो जाएगा, अंदर वाले डी पूरे भर जाएंगे। इसका मतलब आपका sp3 संकरण यहाँ पर हो जाएगा। तो ए ऑप्शन इसका सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, CH3 CH2 CH2 CHOH CH3, ये एक 2 डिग्री एल्कोहल है। एल्कोहल ही KOH की उपस्थिति में अभिक्रिया करवा रहे हैं। अब आप जानते हो एल्कोहल ही KOH की उपस्थिति में अभिक्रिया का प्रकार विलोपन होता है, जबकि जलीय KOH की उपस्थिति में अभिक्रिया का प्रकार नाविकरागी प्रतिस्थापन होता है। अब यहाँ पर जैसे ही हम अभिक्रिया करवाएंगे तो अल्फा कार्बन से तो OH और बीटा कार्बन से H निकलेगा, तो 2 उत्पाद बनेंगे, एक तो इस कार्बन में डबल बॉन्ड और एक इस कार्बन पर। अकॉर्डिंग टू सेथ-जेफ नियम आपका यहाँ से डबल बॉन्ड बनेगा, तो इसमें डबल बॉन्ड सेथ-जेफ के नियम के अनुसार ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, फ्रीऑन 12 का सूत्र क्या होता है? तो फ्रीऑन 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में एज इट इज आ सकता है। CF2Cl2 आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से प्राथमिक एल्कोहल नहीं है? तो देखो पहला ऑप्शन है आइसोप्रोपिल एल्कोहल, इसी में प्राथमिक एल्कोहल नहीं है क्योंकि ये 2 डिग्री होता है। आइसोब्यूटिल में आपका 1 डिग्री होता है, नियोपेंटिल में भी आपका 1 डिग्री होता है। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। एल्कोहल के निर्जलीकरण के प्रति अभिक्रिया का क्रम क्या होता है? तो 3 डिग्री सबसे फास्ट करते हैं, 2 डिग्री उससे कम और 1 डिग्री सबसे कम, यानी ए ऑप्शन सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस एल्कीन का ओजोनी अपघटन से एथेनॉल प्राप्त होगा? तो इसकी मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, डबल बॉन्ड हटाकर आपको ऑक्सीजन लगा देना है। तो पहले में CH2O आ जाएगा, दूसरे में भी CH2O आ जाएगा, तो इससे तो आपको मेथेनॉल प्राप्त होगा। अगले में आप देखते हैं CH3CHO, यही एथेनॉल बन रहा है, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ एथेनॉल बी ऑप्शन से आपको प्राप्त हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा यौगिक फेलिंग परीक्षण दर्शाता है? तो फेलिंग टेस्ट कौन सा देता है इनमें से? तो फेलिंग टेस्ट देने के लिए फेलिंग टेस्ट एल्डिहाइड देते हैं, तो एल्डिहाइड फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरे में प्रतिकृत मक्खन में उपस्थित कार्बोक्सिलिक अम्ल है, तो मेलोनिक अम्ल, ग्लूटेरिक अम्ल, ब्यूटेरिक अम्ल, तो सही ऑप्शन सही होने वाला है ब्यूटेरिक अम्ल। सड़ा हुआ मक्खन यानी विकृतिकृत मक्खन होता है। आइसोसाइनाइड परीक्षण कौन देते हैं? तो 1 डिग्री एमीन आइसोसाइनाइड परीक्षण देते हैं। प्राथमिक एमीन कार्बोलैमिन अभिक्रिया भी आपने की होगी, उसी को आइसोसाइनाइड परीक्षण कहते हैं। एनिलीन के नाइट्रीकरण से प्राप्त होता है, तो एनिलीन का जब नाइट्रीकरण किया जाता है तो ऑर्थो नाइट्रोबेंजीन, पैरानाइट्रोबेंजीन के साथ साथ मेटानाइट्रोबेंजीन भी प्राप्त होता है। बनने के कारण ऐसा होता है, तो इसमें आपका उपरोक्त सभी डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन दे रखा है लैक्टोज के जल अपघटन से किसका निर्माण होता है? गैलेक्टोज और ग्लूकोज के दो अणुओं का निर्माण होता है। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले क्वेश्चनों को देखते हैं। यहाँ पर हम रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले क्वेश्चनों में पहला दे रखा है अभिक्रिया मिश्रण के प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड होने वाले संघट्ट को संघट्ट की आवृत्ति यानी जेड कहते हैं। अगला क्वेश्चन है समस्त प्रकार के रेडियो एक्टिव अभिक्रियाएं समस्त प्रकार की रेडियो एक्टिव अभिक्रियाएं प्रथम कोटि की फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करने वाली होती हैं, तो प्रथम कोटि अभिक्रियाएं आ जाएंगी। अगला क्वेश्चन है शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है? तो दोस्तों शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक हो जाता है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। और यहाँ मात्रकों से आपका एक क्वेश्चन 100% आने वाला है, चाहे वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के मात्रक दे रखे हो चाहे केमिकल काइनेटिक्स के दे रखे हो, एक नंबर का क्वेश्चन आपका जरूर आएगा। बाकर प्रक्रम में उत्प्रेरक के रूप में PdCl2 काम में लिया जाता है। अति लघुत्रात्मक MCQ क्वेश्चन और रिक्त स्थान क्वेश्चनों के लिए आप प्रत्येक 10 चैप्टर और जो केमिस्ट्री के हैं उनमें पहला पेज और लास्ट का पेज उपयोग वाले और प्रस्तावना वाला जरूर पढ़कर जाएं, उसमें से आपको एक दो क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन दे रखा है कैंसर के इलाज में कौन सा उपयोग में लिया जाता है? तो कैंसर के उपचार के लिए सिस्प्लेटिन काम में लिया जाता है, PtCl2NH3 का होल ट्वाइस सिस्प्लेटिन बोलते हैं इसको, कैंसर के उपचार में काम में लिया जाता है। ट्यूमर आ जाए या कैंसर आ जाए दोनों में यही होगा। प्रतिबिंब रूप के रैसमिक मिश्रण में परिवर्तित होने की प्रक्रम को रैसेमरीकरण के नाम से जाना जाता है, तो इसमें रैसेमरीकरण आ जाएगा, रैसेमरीकरण आप यहाँ पर फिल कर दोगे। अगला क्वेश्चन है ल्यूकास अभिकर्मक कहलाता है? तो निर्जल ZnCl2 प्लस सांद्र HCl के मिश्रण को ल्यूकास अभिकर्मक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कार्बोनिल समूह में कार्बन का संकरण होता है? तो दोस्तों कार्बोनिल समूह आपका होता है C डबल बॉन्ड O, इसको हम कार्बोनिल समूह कहते हैं। एक डबल बॉन्ड के कारण कार्बन का संकरण sp2 आ जाएगा। कार्बन पर एक भी डबल बॉन्ड नहीं हो तो sp3 करो, एक डबल बॉन्ड हो तो आप sp2 कर दो और दो डबल बॉन्ड या एक ट्रिपल बॉन्ड हो तो sp कर देना। अगला क्वेश्चन है डॉट 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 के अतिरिक्त सभी एमिनो अम्ल ध्रुवन घूर्णक होते हैं, तो केवल एक ही एमिनो अम्ल है ग्लाइसिन जो कि प्रकाशिक सक्रिय नहीं होता, बाकी सभी प्रकाशिक सक्रिय होते हैं। अगला क्वेश्चन है डीएनए अणु में अर्धांश इकाई डॉट 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 होती है, तो इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा आपका आ जाएगा, डीऑक्सीराइबोज शर्करा आप यहाँ पर भर कर दोगे। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है अति लघुत्रात्मक टाइप के आपके क्वेश्चन दे रखे हैं। अति लघुत्रात्मक टाइप के क्वेश्चनों में पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया हुआ है जलीय स्पीसीज के लिए गर्म जल की तुलना में ठंडे जल में रहना अधिक आरामदायक होता है। तो दोस्तों हम जानते हैं हेनरी का नियम होता है P बराबर KHX। अब KH बराबर हो जाता है P अपॉन X। अब ठंडे जल जो होता है ठंडा जल उसमें KH का मान कम हो जाता है और X यानी गैस के मोल भिन्न बढ़ जाते हैं। तो जैसे जैसे जल ठंडा होता जाएगा मतलब ताप का मान कम होता जाएगा तो हेनरी नियतांक भी घटेगा और व्युत्क्रमानुपाती होने के कारण जो गैस है उसके मोल भिन्न बढ़ने लगेंगे। तो ठंडा जल जलीय जीव जंतुओं के लिए ज्यादा अच्छा रहता है क्योंकि उन्हें प्रॉपर ऑक्सीजन उसमें मिल जाती है गैस के मोल भिन्न ज्यादा होने के कारण। अगला क्वेश्चन है 5 मिलीग्राम। अब मिली के लिए आप क्या करोगे, WV का मान मिली जब आ जाए तो 10 की घात -3 लगा दिया करो। तो 5 मिलीग्राम NaOH को जल में घोलकर 450 मिली बिलियन का निर्माण किया गया। मोलरता ज्ञात कीजिए। तो मोलरता का सूत्र हो जाएगा आपका WV गुना 1000 अपॉन MB इंटू बिलियन का आयतन ml में। यदि ऊपर 1000 है तो ml में और ऊपर 1000 नहीं है तो लीटर में। अब WB कितना दे रखा है 5 मिलीग्राम, तो 5 गुना 10 की घात -3 कर दोगे मिली के लिए। फिर उसके बाद 1000 अपॉन में आप कर दोगे यहाँ पर MB मोलर द्रव्यमान Na का 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1 यानी कि 40 हो जाएगा। और आयतन दे रखा है आपका 450 ml। सबको यहाँ पर आप कैंसिल आउट कर लोगे। ये आपका 5 से 9 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका 20 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, सॉरी 25 बार। और इस तरह से आप इनको काट लोगे तो ये आपका सॉल्व यहाँ पर कर लेना आप। अगला क्वेश्चन दे रखा है सीसा संचायक सेल में निरावेशन के समय होने वाली रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो दोस्तों दो तरह की अभिक्रिया होती है, आवेशन और निरावेशन। तो निरावेशन के समय एनोड पर जो अभिक्रिया होगी तो एनोड पर Pb यहाँ पर SO4-2 से क्रिया करके Pb SO4 में कन्वर्ट हो जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे। कैथोड पर अभिक्रिया होगी आपकी, कैथोड पर PbO2 क्रिया करेगा 4 H+ आयनों से और SO4-2 से और 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा और ये PbSO4 में +2 H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से एनोड और कैथोड पर आपकी रिएक्शन चलेंगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है आपका दोनों रिएक्शनों को आप जोड़कर भी इकट्ठा लिख सकते हो। दोनों रिएक्शनों को यदि आप जोड़कर लिखोगे तो आपका ये रिएक्शन बनेगी Pb + PbO2 + 2 H2SO4। ये ओवरऑल रिएक्शन होगी।
और इसमें 2 मॉलिक्यूल PbSO4 के बन जाएंगे, साथ में 2 H2O मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे। यदि ये निरावेशन के समय है तो ऐसे लिखोगे, आवेशन के समय हो तो इस अभिक्रिया को आप उल्टा कर दोगे। अगला क्वेश्चन दे रखा है आरएनए समीकरण लिखिए। आरएनए के इक्वल टू AE माइनस RT ए नॉट, ये आपकी आरएनए इक्वेशन हो जाती है। अगला क्वेश्चन है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए आपको LNR व T के मध्य एक वक्र बनाना है। तो ये आपका LNR और T के मध्य वक्र इस तरह का आ जाएगा। इधर आपका LNR आ जाएगा, इधर आप यहाँ पर T लिख दोगे, इसमें इंटरसेप्ट हो जाएगा LNR नॉट, और ढाल इसकी आपकी 2.303 अपॉन K इस तरह से हो जाएगी। सॉरी LN है तो इसलिए 2.303 नहीं लेंगे, लॉग होता तो 2.303 लिया जाता। अगला क्वेश्चन है आपका M+2 आयनों के लिए Z इज इक्वल टू 25, यानी कि परमाणु क्रमांक दे रखा है आपका 25, प्रचक्रण मात्र चुंबकीय आघूर्ण आपसे पूछ रहा है। तो Z25 का मतलब आपका ये क्या हो गया, परमाणु क्रमांक 25 यानी मैग्नीज, और +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पर से निकालने। मैग्नीज का होता है 3d5 4s2, तो ये क्या रह जाएगा आपका 3d5, तो 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अब आप यहाँ पर म्यू इज इक्वल टू √n+2 बोर मैग्नेटॉन, ये आपका फॉर्मूला लगा दोगे, और जब n का मान आप यहाँ पर 5 रखोगे तो ये आपका 5.9 आंसर आ जाएगा बोर मैग्नेटॉन। इस तरह से आप सोल्व कर लोगे। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया हुआ है COCl2En का होल ट्वाइस प्लस के ज्यामितीय समावयवियों का निर्माण कीजिए। तो ज्यामितीय समावयवी अभी आपका प्रकार बन रहा है मेटल, यहाँ पर AA का होल ट्वाइस और B2, इसके दो ज्यामितीय समावयवी अपन बना लेते हैं, एक समपक्ष और एक विपक्ष, तो बीचों बीच कोबाल्ट आ जाएगा। और देखो सबसे पहले हम यहाँ पर 180 डिग्री के कोण पर यदि समान लिगेंड आ जाते हैं तो विपक्ष का निर्माण होता है। तो यहाँ पर हम Cl और Cl, तो ये विपक्ष रूप बन जाएगा, इधर आपका En और इधर आपका En, पूरे को ब्रैकेट लगा के प्लस, ये तो आपका विपक्ष हो जाएगा। अब इसका समपक्ष रूप बनाना है आपको, तो समपक्ष रूप बनाने के लिए En Cl की पोजीशन आप चेंज कर दोगे और इसको बना लोगे आप इस तरह से, वही वर्गाकार आकृति, बीचों बीच कोबाल्ट लोगे, ऊपर आपका यहाँ पर Cl हो जाएगा, एक Cl आप यहाँ लगा लोगे, इधर आपका En हो जाएगा, इधर आपका En हो जाएगा, और ओवरऑल पूरे पर आप यहाँ पर प्लस जो भी संकुल में वो लगा लोगे। तो इस तरह से आपका समपक्ष रूप बन जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से हम अलग अलग रूप यहाँ पर बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया हुआ है, नेक्स्ट है वोल्फ किन्सनर अपचेन को आप समझाइए। तो वोल्फ किन्सनर अपचेन यहाँ पर होता है आपका जब हम एल्केन का निर्माण करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन से, तो सबसे पहले एल्डिहाइड की रिएक्शन हम यहाँ पर NH2NH2 से कर देते हैं, और NH2NH2 से क्रिया करने के बाद यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल आपका रिलीज हो जाएगा, तो इमीन मॉलिक्यूल का निर्माण होगा, डबल बॉन्ड NNH2। अब इसमें आप एथिलीन ग्लाइकोल और KOH डालोगे तो यहाँ से ये आपका बॉन्ड ब्रेक होगा और ये एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन का निर्माण हो जाएगा एथिलीन ग्लाइकोल KOH की प्रेजेंस में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है वोल्फ किन्सनर अपचेन की रासायनिक अभिक्रिया आपको समझानी है। तो वोल्फ किन्सनर अपचेन बता दिया मैंने। नेक्स्ट है हिंसबर्ग अभिकर्मक किसे कहते हैं, संरचना सूत्र लिखिए। तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन SO2Cl, ये हिंसबर्ग रिएजेंट होता है। इसकी संरचना पूछ रहा है तो आप ये लिख सकते हो या फिर खोलकर भी इसे लिख सकते हो। इस तरह से आप यहाँ पर बेंजीन रिंग बनाओगे और H डबल बॉन्डो और Cl। इस रिएजेंट का बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमाइन में विभेद में आपका काम आता है। ग्लूकोज के नाइट्रिक अम्ल से रासायनिक क्रिया का एक रासायनिक समीकरण दीजिए। तो ग्लूकोज होता है आपका CHOH का होल 4 और CH2OH, ये आपका ग्लूकोज का सूत्र है। अब इसकी नाइट्रिक HNO3 से आप अभिक्रिया करवाओगे तो HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक है जो एल्डिहाइड के साथ साथ 1 डिग्री अल्कोहल को भी ऑक्सीकृत कर देगा। तो ऊपर भी COOH हो जाएगा, नीचे आपका CHOH का होल 4 आएगा और नीचे नीचे आ जाएगा आपका COOH। तो इस तरह से दोनों साइड COOH आप यहाँ पर बना दोगे। अगला बेपार्ट स्टार्ट हो जाता है। बेपार्ट में आपका दे रखा है प्रतिलोम परासरण की परिभाषा लिखिए। तो प्रतिलोम परासरण में हम जानते हैं जब परासरण दाब से भी अधिक दाब यदि उच्च सांद्रता वाले विलयन पर हम लगा देते हैं तो विलायक के अणु उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली में से जाने लग जाते हैं, अर्थात परासरण की प्रक्रिया आपकी रिवर्स उल्टी हो जाती है। इसे प्रतिलोम परासरण कहा जाता है और इसका सबसे बड़ा उपयोग होता है कि समुद्र के पानी को डीसैलिनाइज किया जाता है, यानी कि लवण विहीन किया जाता है, पीने योग्य बनाया जाता है। और बृहद अणुओं का आणविक द्रव्यमान निकालने की परासरण दाब विधि काम में ली जाती है, क्योंकि यहाँ पर मूललता के स्थान पर मोलरता का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है
शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 0.850 बार है। समान ताप पर 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य के 39 ग्राम को घोला गया है। विलयन का वाष्प दाब दे रखा है। तो ये जो आपका क्वेश्चन है ये बुक का एज इट इज क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। सीधा आप फॉर्मूला पुट करोगे यहाँ पर और फॉर्मूला पुट करते ही आपका आंसर आ जाएगा। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण को व्युत्पन्न कीजिए। अब ये बड़े क्वेश्चन है, इनको पूरा सोल्व करना पॉसिबल नहीं है, आप अपनी बुक में से डायरेक्ट देख सकते हैं। Cr+2 अपचायक है जबकि Mn+2 ऑक्सीकारक, जबकि दोनों का D4 विन्यास होता है। अब देखो Cr+2 जब एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा तो इसके पास Cr+3 रह जाएंगे और 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचेंगे, जिससे ये T2G कक्षकों के अर्धपूरित विन्यास को प्राप्त कर लेता है। जबकि Mn+3 यदि एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो ये Mn+2 में कन्वर्ट हो जाता है और Mn+2 में इसके पास D5 विन्यास आ जाता है। D5 विन्यास में ये D कक्षकों के अर्धपूरित विन्यास को यहाँ पर प्राप्त कर लेता है। तो इस तरह से ये अपना T2G कक्षकों के अर्धपूरित विन्यास के कारण Cr+2 अपचायक की तरह और जो दूसरा है Mn+2 ये D5 विन्यास के कारण ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करता है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया हुआ है, Cu+ आयन जलीय विलयन में स्थायी नहीं होते, क्यों नहीं होते? तो Cu+ आयन की ऋणात्मक नेगेटिव जलीयोजन एंथैल्पी होती है और ये नेगेटिव जलीयोजन एंथैल्पी जो है इसकी द्वितीय आयनन एंथैल्पी के मानों से भी बहुत अधिक ऋणात्मक होती है, जो पूर्ण रूपेण संतुलित नहीं हो पाती है। अगला क्वेश्चन है लेंथेनाइड आकुंचन की परिभाषा लिखिए। लेंथेनाइड श्रेणी में जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो F कक्षकों का दुर्बल परिरक्षण प्रभाव लगता है, जिससे परमाणु त्रिज्या के मानों में कमी आती है क्योंकि नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ जाता है। अब लेंथेनाइड और एक्टिनाइड आकुंचन में से एक्टिनाइड आकुंचन आपका अधिक होता है। उसका रीजन ये होता है कि एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व 4F की तुलना में 5F श्रेणी के तत्वों का आकार बड़ा होता है, तो ये थोड़ा ज्यादा लगता है। बीबीटी के आधार पर आपको समझाना है, बीबीटी के आधार पर बताना है कि कौन इसमें क्या संकरण होगा। NiCN4-2 और NiCl4-2 अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय क्यों होते हैं? तो दोस्तों देखो, Ni का विन्यास होता है आपका 3D8-4s2। अब पहले में Cn में प्रबल क्षेत्र लिगेंड है तो सभी का युग्मन हो जाएगा। युग्मन होने के कारण अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपके 0 बचेंगे, तो ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो प्रतिचुंबकीय होगा। अब Cl4 दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड होने के कारण युग्मन नहीं हो पाएगा और ये कैसा रह जाएगा? आपका अनुचुंबकीय प्रकृति का हो जाएगा। निम्न यौगिकों के IUPAC नाम आपको यहाँ पर बताने। अब IUPAC नाम में पहला आपका दे रखा है K3Cr(C2O4) का होल्ट्राइस, तो ये हो जाएगा पोटेशियम ट्राई ऑक्सिलेटो क्रोमेट थर्ड। अगला क्वेश्चन दे रखा है COCl2En का होल्ट्राइस प्लस, तो ये आपका यहाँ पर नाम हो जाएगा सबसे पहले डाई, देखो एथेन ई से स्टार्ट होता है आपका एथेन और क्लोरिडो सी से स्टार्ट होता है, तो अंग्रेजी वर्ण वाला में पहले Cl आएगा तो डाई क्लोरिडो बिस इथेन 1,2 डाई एमीन कोबाल्ट, और यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था आप निकालोगे तो थर्ड आ जाएगी रोमन संख्या में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है आपका PTNS3 का होल्ट्राइस ClNO2, तो ये एमीन हो जाएगा, ये क्लोरिडो हो जाएगा और ये नाइट्रेटो हो जाएगा। तो सबसे पहले एमीन आ जाएगा तो डाई एमीन, फिर इसके बाद आपका क्लोरिडो, नाइट्रेटो N, प्लेटिनम। ऑक्सीकरण अवस्था आप निकालोगे यहाँ पर तो ऑक्सीकरण अवस्था आपकी आ जाएगी -1 क्लोरीन की, -1 NO2 की, उधर ले जाओगे तो +2, तो सेकंड आ जाएगा आपका यहाँ पर। तो इस तरह से इनके नाम हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए और IUPAC नाम भी आपको बताने हैं। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है CH3CH2Cl + KOH। अब KOH यहाँ पर ना तो एल्कोहल ही दे रखा है ना आपका जलीय दे रखा है, तो आप एल्कोहल मानकर करोगे तो एल्कीन बनेगा और जलीय मानकर करोगे तो आप यहाँ पर Cl की जगह OH लगा देंगे। तो हम इसे नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया मानकर करते हैं, जलीय KOH। यदि नहीं दे रखा हो तो आप जलीय मानकर करोगे, OH लग जाएगा। अगला क्वेश्चन CCl4 की उपस्थिति में Br2 एल्कीन पर जुड़ रहा है, ये यहाँ पर हेलोजन का योग हो जाएगा और आपका यौगिक बन जाएगा CH2CH2 और दोनों पर Br आ जाएगा और बिस डाई हैलाइड का आपका निर्माण हो जाएगा। अगली रिएक्शन आपकी डार्जन अभिक्रिया दे रखी है, SOCl2 के संग पिरिडीन की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं तो यहाँ पर एल्केन का निर्माण होता है, तो OH हटकर आपका CH लग जाएगा, CH3 CH2 CH2 Cl बन जाएगा और ये हेलो एल्केन बनाने की सबसे उत्तम विधि मानी जाती है। अगली अभिक्रिया दे रखी है आपकी राइमर टीमान अभिक्रिया, आपको यहाँ पर लिखनी है। ये डायरेक्ट आपकी बुक की रिएक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप इसे जरूर पढ़कर जाएं। फिनॉल की ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया पर श्वेत अवक्षेप बनाइए। तो दोस्तों फिनॉल की जब अपन ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो तीनों पोजीशन पर Br लग जाता है और यहाँ पर OH सेकंड पर, फोर्थ पर और सिक्स पर आपका 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल का निर्माण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन के विकृतीकरण को समझाइए। तो प्रोटीन में जब अम्ल क्षार डाला जाता है या दुर्गंध अम्ल क्षार डाल दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में लवण डालने पर तो
तो उसके प्रोटीन में द्वितीयक और तृतीयक संरचनाओं में उपस्थित हेलिक्स आपस में खुल जाते हैं और प्रोटीन विकृत हो जाती है। लेकिन प्राथमिक संरचना प्रोटीन की अप्रभावित रहती है विकृतीकरण के दौरान, जैसे अंडे की सफेदी का गायब हो जाना, दूध का दही में परिवर्तन हो जाना, ये प्रोटीन के विकृतीकरण के एग्जाम्पल होते हैं। स्टार्च के दो घटक होते हैं, एमिलोस और एमिलोपेक्टिन। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है आपके यहाँ पर खंड से में। पहला स्वार्ट्स अभिक्रिया को समझाना है आपको। स्वार्ट्स अभिक्रिया आपको बतानी है कि RCl आर Br की अभिक्रिया आप करवा देंगे AgF से तो RF का निर्माण हो जाएगा। SN2 अभिक्रिया बैकसाइड अटैक करवाना है। टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड का IUPAC नाम क्या हो जाएगा? तो ये आपके 3 कार्बन की चेन बनेगी, तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, ये इसका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट है फिनॉक्साइड आयन की अनुनादी संरचना आपको बनानी है। तो फिनॉक्साइड आयन बेंजीन के ऊपर O-, तो यहाँ पर ये आप जरूर बनाएं। आपकी बुक में से डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब ये काफी बड़े क्वेश्चन हो जाएंगे, सॉल्व मैं यहाँ पर नहीं कर पाऊंगा इनको, नहीं तो वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी। एस्पिरिन के निर्माण की रासायनिक अभिक्रिया आपको लिखनी है। तो एस्पिरिन बनाने के लिए आप सैलिसिलिक अम्ल का एसिटिलीकरण करवा दोगे CH3COCl के साथ, और यहाँ पर एस्पिरिन औषधि दर्द निवारक दवा बन जाती है। दर्द निवारक दवा होती है एस्पिरिन, और यहाँ पर इस तरह से आपका एस्पिरिन का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी सैलिसिलिक अम्ल का एसिटिलीकरण में एस्पिरिन नामक औषधि का निर्माण होता है। विलियमसन ईथर संश्लेषण से एनिसोल के निर्माण की विधि आपको लिखनी है। तो इसके लिए आप एल्किल हैलाइड CH3X की अभिक्रिया सोडियम फिनॉक्साइड बेंजीन के ऊपर ONA से करवा दोगे, तो यहाँ से आपका CH3 इधर आ जाएगा और बेंजीन के ऊपर OCH3 लग जाएगा। इसे विलियमसन ईथर संश्लेषण बोलते हैं। एल्कोहल के विकृतीकरण, जब एल्कोहल में दुर्गंध युक्त प्रीडिन डाल दिया जाता है या उसका ऑक्सीकरण करवा दिया जाता है, पीने योग्य से पीने अयोग्य बना दिया जाता है, तो इसे एल्कोहल का विकृतीकरण बोलते हैं। समावयवी एल्कोहलों में शाखा बढ़ने के साथ साथ क्वथनांकों में क्यों कमी आती है? तो इसका मोस्टली रीजन होता है कि समावयवी एल्कोहलों में शाखा बढ़ती है तो उसका पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो कम होता चला जाता है, जिससे वांडरवाल आकर्षण बलों के मानों में कमी आती है और क्वथनांक के मान कम होते चले जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, अभिक्रिया ABC की संरचना आपको देनी है। तो C6H5NO2 Fe से क्रिया करवाओगे तो पहला A यौगिक आपका यहाँ पर इसका अपचयन हो जाएगा और एनिलीन का निर्माण होगा। NaNO2 प्लस HCl से डाइएजोटीकरण अभिक्रिया हो जाएगी, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड N2 प्लस Cl माइनस बन जाएगा, और जब जल के साथ अभिक्रिया करवाओगे आप इसकी तो फिनॉल में परिवर्तित हो जाएगा, बेंजीन के ऊपर OH आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कारण दीजिए प्राथमिक एमिनों के क्वथनांक तृतीयक एमीन से अधिक क्यों होते हैं? तो प्राथमिक एमीन में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की प्रवृत्ति तृतीयक एमीन की तुलना में थोड़ी ज्यादा होती है और इस वजह से इनके क्वथनांक के मान भी ज्यादा होते चले जाते हैं। ग्रेविल थैलेमाइड संश्लेषण एनिलीन का निर्माण क्यों नहीं होता है? तो ग्रेविल थैलेमाइड संश्लेषण में जो रेनाइन बनता है वो एरोमेटिक यौगिक के साथ स्थायित्व ग्रहण नहीं कर पाता है। हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया, एमाइडों की अभिक्रिया हम ब्रोमीन के साथ NaOH की उपस्थिति में करवा देते हैं, तो बीच में जो एमाइड का CO कार्बोनिल समूह ये हट जाता है और एक कम कार्बन वाली एमीन का यहाँ पर निर्माण हो जाता है। एनिलीन से 4 ब्रोमो एनिलीन का निर्माण आपको करवाना है। तो एनिलीन से 4 ब्रोमो एनिलीन का निर्माण करवाने के लिए आप सबसे पहले एनिलीन में समूह को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे पहले एसिलीकरण अभिक्रिया करवाइए जिससे समूह प्रोटेक्ट हो जाए, और फिर उसके बाद जो एसिटेनिलाइड बनता है उस पर फिर आप Br2 से अभिक्रिया करवाओ, और फिर लास्ट में जब प्रोडक्ट बन जाए तो उसे अम्ल या क्षार की उपस्थिति में तोड़ दें। आपकी बुक में से डायरेक्ट देख सकते हैं। कोलराउस के नियम से आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। NaOH, HCl और NaCl के लिए लैम्डा m के मान दे रखें और H2O के लिए पूछ रहा है। अब आप यहाँ पर सबसे पहले देख लें H2O किससे बनेगा, NaOH और HCl का संयोग होगा, तो आपका H और OH इसमें मिल रहा है, तो इन दोनों के मानों को आप जोड़कर NaCl के मान को लेस कर दोगे। तो NaOH का मान 249.2 प्लस HCl का मान आपका 425.9 और इसमें से घटा दोगे आप 126.4 को, जो आंसर आएगा वो H2O के लिए लैम्डा m का मान होगा। कोलराउस के नियम को आप जरूर देख कर जाएं। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है, डेनियल सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव E0 का मान दे रखा है, गिब्स मुक्त ऊर्जा, तो डेल G बराबर -NFE, ये सूत्र आप लगाओगे। n का मान 2 इलेक्ट्रॉन दे रखा है यहाँ पर, फैराडे 96,500 रख दोगे और E0 1.1 दे रखा है। सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। SHE का नामांकित चित्र बनाइए। चित्र का एक क्वेश्चन लगभग पर ईयर से आ जाता है आपका, तो चित्र आप जरूर देख के जाएं पूरी बुक में से। संचारण की रासायनिक अभिक्रियाएं लिखें, बुक में से देखें आप, क्योंकि रिएक्शन यदि मैं पूरा लिखूंगा तो वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी। निम्न अभिक्रिया वाले सेल के लिए ई सेल का परिकलन कीजिए। ई सेल का मान 3.17 दे रखा है। तो दोस्तों इलेक्ट्रोडों के लिए तो मान 1 हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा आपका Mg+2, नीचे आ जाएगा ये, और नॉनसर्ट इक्वेशन में E = E0 सेल -0.0591/n
log k, इसमें आप मान रख दोगे, ऊपर आ जाएगा आपका mg+2, नीचे आ जाएगा ag प्लस की पावर 2, और इसे आप सॉल्व कर लोगे। e का मान आपका दे रखा 3.17, n का मान आपका यहाँ पर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्डोल संघनन की अभिक्रिया आप लिखिए। तो एल्डोल संघनन में टोलेन परीक्षण, कार्बोक्सिलिक समूह की अनुनादी संरचना आपको बतानी है। कैनिजारो अभिक्रिया मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, पूछी जा सकती है। एसिटेल के निर्माण की रासायनिक समीकरण आप लिखिए। हेलवोलार्ड जेलेंस की अभिक्रिया आप यहाँ पर आपको बतानी है। तो इस तरह से ही आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है आपको वीडियो काफी पसंद आई होगी, और नेक्स्ट वीडियो में भी मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ। दोनों चैप्टरों के क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, जिनमें से आप जरूर करके जाओगे तो विद गारंटी आपके लगभग 40 से 50 नंबर का मैटर एज इट इज आपको देखने को मिल जाएगा। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके जरूर रखें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक बच्चों का लाभ हो सके। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप थोड़ा इंतजार करें, अपनी तैयारी अच्छे से करें। कोई भी डाउट किसी भी टॉपिक में आप हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नई अपडेट के साथ नई वीडियो में। जय हिंद।